बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहा, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से भी, नून लीग के हवाले से भी। तमाम जमातें आपस में मुत्तहद होती नजर आ रही हैं। एमकेएम की भी मुलाकात रही, पीपल्स पार्टी से बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। उस पर ख़ास तौर पे बहुत सारी इस वक्त सूरत हाल जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक लेटर लिखा है अपने तमाम अरकान असम्बली को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि सबकी हाजिरी लाजमी है, अगर कोई नहीं आएगा तो उसको प्रॉपर लॉ के तहत उसका जवाबदेह होना होगा और सबको आना है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आकर सबको अपने अपने वोट का इजहार करना है। तो इस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ जी इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम अपोजिशन ने मुझे मुत्तहिद कर दिया, खासतौर पे पूरी पीटीआई को मुत्तहिद कर दिया और शुक्र अदा किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम अपोजिशन का कि उन्होंने मुत्तहिद कर दिया और तमाम जितने भी अरकान थे, हमारे जो लोग थे पीटीआई के, उनको जगा दिया फिर से। मुझे इस पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन जनाब सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर पहले तो जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आपसे बात हो जाए। इस वक्त अदम एतमाद की जरा सूरत हाल अपने अल्फाज से, ऑफ कोर्स यू आर द फेस ऑफ पीपल्स पार्टी। सर क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं और इत्तेहादी क्या मिल गए आपके साथ? सर एमकेएम के साथ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आज आपकी, तो क्या अपडेट है सर अदम एतमाद के हवाले से? हमने अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पेश कर दी है। ठीक है। और ये हम पर फर्ज लागू होता है कि हम उस दिन मतलूबा नंबर के साथ वहां मौजूद हों। ठीक है। जिसके लिए हमने राब्ते किए होंगे। हाँ। और उस दिन अपनी दिखानी पड़ेगी, अपने नंबर दिखाने पड़ेंगे। हाँ। और अगर हमारे पास नंबर पूरे हो गए तो इमरान खान साहब गए। इमरान खान साहब तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके लोगों को, सोए हुए लोगों को जगा दिया आपने, दोबारा से उनके अंदर जोश बर्पा हो गया है। बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है 27 को। मैं समझता हूँ जलसों के लिए तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था। ठीक है। कि सारे मुल्क में 4 जलसे करूंगा। ओके। ठीक है, ये उनकी अनाउंसमेंट पहले थी। उन्होंने 2-3 जलसे कर भी लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, लेकिन डी चौक हमने अवामी मार्च कर लिया। ठीक है, और बड़ा कामयाब रहा। उन्होंने जलसे करके और दिखाया कि जी मेरे साथ लोग हैं। हमने अवामी मार्च करके दिखा दिया कि हमारे पास कितने लोग हैं। ठीक है। आप भी मेहरबानी करके कह रहे हैं कि जी कामयाब गया, कामयाब गया। सारे लोग कह रहे हैं कि कामयाब गया, बहुत कामयाब गया, बहुत कामयाब गया। बिल्कुल। ठीक है जी। तो अब जलसों पे कुछ नहीं होता, न हमें कुछ हासिल होगा न उसको कुछ हासिल होगा, क्योंकि अब जलसों से तो बात आगे निकल गई। हमने रेजोल्यूशन पेश कर दिया नो कॉन्फिडेंस का। ठीक है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर इमरान खान को अक्सरियत होती, अगर उसको अक्सरियत होती, तो वो 8 दिन गुजर गए। 8 तारीख से लेके आज 15 तारीख है। ठीक है। अभी तक इजलास की डेट अनाउंस न होने का मतलब यही है कि इसके पास मतलूबा नंबर नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि रिक्विजिशन जब जमा हो, दरखास्त जब जमा हो, ठीक है, ठीक है, तो विद इन 14 डेज इजलास बुलाना चाहिए। तो सर कितने 6 दिन रह गए? विद इन 14 डेज 6 दिन रह गए फिर उस हिसाब से। विद इन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर यकीनी बुलाया तौर जा सकता है, ड्यू डेट 5वें से दिन की बुलाया जा सकता है, 7वें दिन की भी बुलाया जा सकता है, 2 दिन के बाद भी बुलाया जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्पीकर को सिर्फ ये करना होता है कि वो जो भी दस्तखत हुए हैं, सिग्नेचर्स जो हुए हैं, उनको सिर्फ वेरीफाई करता है। ऑलराइट। अगर वो वेरिफिकेशन ठीक हो जाती है, जिसका उन्होंने बयान भी दे दिया है, 7 दिन के बाद बयान आया है आज कि हमने वेरीफाई कर लिया है और कानून के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है रिक्विजिशन। ठीक है, 7 दिन के बाद। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए 7 दिन लगाना मुझे समझ में नहीं आता। इसको डिले किया जा रहा है, आपको लग रहा है जानबूझ के, आप परेशान हो गए, घबरा गए, इस वजह से डिले हो रहा है? तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इनके पास वो मतलूबा नंबर होते तो फिर क्यों नहीं? तो कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में तसलियां दी जा रही होंगी इत्तेहादी जमातों को, क्योंकि आपके साथ मुझे रवाबित बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। मैंने क्या कहा, इत्तेहादी उनके साथ उनकी हुकूमत में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। इत्तेहादी चाहे क्यू लीग हो, चाहे एनक्यूएम हो, चाहे बीएपी हो, जी जी, ये सारे उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, किसी न किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो फिर इंतजार किस चीज का?
फिर इंतजार किस चीज का? ठीक है, इससे यही अंदाजा हो रहा है कि शायद इत्तेहादी उनके साथ नहीं है। पहले कहा गया था कि साथ है, लेकिन बात ही नहीं है, अंदाजे की बात नहीं है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सीधा सीधा कह दिया अच्छा। है कि इतनी देर लगाने का मतलब हाँ, है कि हाँ। अपने आप में वो एतमाद नहीं रखता। सर क्या अपने एमकेएम ने आपको यकीनदानी करवा दी सर? मुझे एमकेएम की बात नहीं है, मैं सिर्फ अच्छा। उनसे पूछता हूँ कि अभी तक अच्छा। अनाउंस क्यों नहीं हुआ जब रिपोजिशन का इजलास? ठीक हो नहीं हुआ इतनी देर? वेरी लॉजिकल पॉइंट, वेरी लॉजिकल पॉइंट सर। जी, आगे बोले। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जरदारी साहब ने खत लिखा है तमाम अरकान को, उनसे कहा है कि लाजमी आपने पहुंचना है इस तारीख को, जब भी वो वोटिंग होगी अदम एतमाद की, सबने उसको, वरना इसके खिलाफ आपको पता है कि 63 कायम के खिलाफ वो भी होगा, क्लॉज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सर जिस तरह अभी शिबली फराज साहब का भी आपने कमेंट पढ़ा होगा, उनको लग रहा है कि जरदारी साहब खुद कंफ्यूज्ड हैं या डरे हुए हैं, या खुद भी अपने अरकान के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से ये खत लिखा गया है। ये खत एक जी सर जी मीटिंग बुलाओ तो उसको लिखत में भेजा जाता है कि ठीक है, आपको कॉमन प्रैक्टिस है सर जी। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर, आप सुन नहीं रहे? मैं सुन रहा हूँ सर। जब भी कोई मीटिंग हो तो उसका प्रॉपर तरीका यही होता है कि सबको नोटिस भेजा जाता है, खत लिख के भेजा जाता है कि फलां तारीख को ये मीटिंग है, आप उसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। राइट सर। ये एक फॉर्मेलिटीज है, ये एक फॉर्मेलिटीज है, ये कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये खत लिखने का जवाब है और खत वसूल भी करवाएंगे सबसे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इजलास होगा, इजलास होगा, उसमें हम जाएंगे सर। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है ये। ठीक हो गया, वेरी वेरी मच क्लियर सर। सर दो बहुत बड़ी विकेट्स आपने गिराई पीटीआई की अभी गुज़िश्ता हफ्ते में, क्या मजीद कुछ पीटीआई के अरकान ऐसे हैं जो अभी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? कोई अंदर की खबर देना कौन सी विकेटों की बात कर रहे थे सर? दो, एक चंद साहब और एक अभी मेरे ख्याल में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 3 रोज कबल भी एक एमएनए ने जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। अखबार में जो पढ़ा है जी, वो जी। असरार शाह साहब का पढ़ा है, हाँ, और उससे पहले चंद साहब। जी जी, वराइस साहब का पढ़ा है, हाँ। चंद साहब का। चंद साहब का, ठीक है, ये हमारे थे बड़ा सर। और उसके बाद उन्होंने महसूस किया किसी और पार्टी में कि उसकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं पड़ रही, इसलिए वापस आए। ये तो हमारे लोग लेकर, और इमरान खान फर्क मार रहा था कि पीपुल्स पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। जी 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 जी। अब अगर उसको छोड़ के आ रहे हैं तो उसमें बड़ी और छोटी विकेट की बात नहीं है। ठीक है, इस वक्त एक एक फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 4 नाम और भी हैं जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह करे 10 हो जाएं। आप क्लैरिफिकेशन चाह रहा था बस मैं, शायद वाकई 4 हों, शायद आप कहते हैं 8 हैं, कोई एक एग्जैक्ट फिगर मुझे मिल जाता, लेकिन ऐसा है मुझे अल्लाह करे 15 हो जाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि 27 को जो जलसा है ये क्यों कर रही है पीटीआई? आप क्या इस पर राय रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं ठीक है, उनका आईनी हक है, वो कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये इंतशार फैल सकता है इससे। कैसे देखते हैं सर इसको? अच्छा, देखिए बात सुने, अगर इमरान खान साहब जी अदम एतमाद वाले दिन से एक दिन पहले जो 27 तारीख का उन्होंने कहा है जी, अगर वो जलसा करें तो क्या किसी और जमात को रोक सकेंगे? आधा ही रोक सकेंगे। जमहूरी हक है। ठीक है, अगर वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी पार्टियों को कोई रोक सकता है? तो सर इससे इंतशार नहीं फैलेगा? क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद का रोड सिर्फ पीटीआई के लिए? क्या मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है? ठीक है, सबके लिए रोड है। मुल्क हमारा सबका है, सियासी पार्टियां इस मुल्क की है। ठीक है। अगर दूसरी पार्टियां भी इस तरह से अनाउंस कर देती हैं, सर नून ने अनाउंस कर दिया, देखें ना, अगर कर दिया उन्होंने 20 लाख, मौलाना फजल रहमान साहब ने 23 मार्च का अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब देखें बात सुने, जो की सूरत है जिसमें पहल किसने की? पीटीआई पहल की हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, पीटीआई ने कही पहल। पीटीआई के लोग ला रहे हैं जी रोड पर। ठीक है, किसी पार्टी को दूसरे को रोक नहीं सकते। पीएमएल ने कह दिया कि जी हाँ 20 लाख लोग लाएंगे। अब ये टकराव की सूरत पैदा खुद इमरान खान कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि जल्द से जुलूसों का वक्त गुजर गया, जल्द से जुलूसों का वक्त गुजर चुका है। अब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको आजादाना वोट करने दिया जाए, जिसको देंगे ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। इससे कोई हैरेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश न करनी चाहिए, इसमें अनारकी फैलाने की कोशिश नहीं करें। अनारकी अगर फैलेगी तो इमरान खान पे
का इल्जाम आएगा। ठीक है, ठीक है सर। इस दफा सर आप माशाल्लाह खुद सियासी बसीरत भी रखते हैं, बड़ा आपको तजर्बा भी है, एक उम्र आपने सियासत के नाम कर दी है सर। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि जो हुकूमती अराकीन होते हैं या पूरा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इस तरह की जबान इस्तेमाल करे, इस तरह के जुमलों के तबादले करे। ये सर थोड़ा सा बहुत डिफरेंट लग रहा है पहले की सियासत से। तो इसकी कोई वजह बताना पसंद करेंगे सर? सिर्फ घबराहट ही है जो हुकूमत के आपके ख्याल में लग रही है, जैसे बिलावल साहब ने भी कहा कि घबरा गई हुकूमत? जी 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 जी। कितने भी गालियां दो, हम गालियों वाली जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है सर। ये काफी है इमरान खान को जवाब देने के लिए। ठीक हो गया, ये बहुत काफी है। लेकिन सर इसकी वजह क्या है? क्या, किसकी? इस लेवल पे आने की, इस तरह के जुमलों के इस्तेमाल की? गाली देने की सर। जब कोई बौखलाहट का शिकार हो तो क्या करेगा? ठीक है। जब अपने आप को हाँ। खतरे में कोई देखेगा तो हाँ। गुस्से में आएगा ना। हाँ। गुस्से में आएगा तो उल फुल बोलेगा, उल फुल। मैं लफ्ज पक्के नहीं कह रहा हूँ, उल फुल बोलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन अभी भी हुकूमत की तरफ से जरदारी साहब को टारगेट किया जा रहा है, कर रहे हैं, और अब वो करोड़ जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हुकूमत में होते हुए भी हार गया है लोकल बॉडी। इसकी शिकस्त को मैं और क्या नाम दूं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जनाब। सर रही हाल पीपुल्स पार्टी, रही बात पीपुल्स PMLN की, जी, बड़ी बड़ी बातें करके उन पे इल्जाम लगाता है। बात की है कि इल्जाम होता है जब तक साबित न हो जाए। ठीक है, ये दुनिया का उसूल है। ठीक है, ये दुनिया का उसूल है। ठीक है। इल्जाम और उसकी साबिती न होना या होना अलग थी अपनी जगह पे, लेकिन क्या PMLN 2018 की इलेक्शन में PTI से ज्यादा नहीं जीती? ठीक है, ठीक है, जीती ना। ठीक है। जीती? इल्जाम तो लग रहे थे उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर तकरीर में बोले जाता था PMLN के खिलाफ और हमारे खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर खत्म हुई बात। उनके इल्जाम को लोगों ने उतना वैल्यू नहीं दिया। ठीक है सर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं जाती तौर पे भी आपसे, आप जैसे माशाल्लाह आप कदर रखने वाले पूछना चाहूंगा सियासतदान से। सर, अगर अदम एतमाद फेल हो जाती है, फेल इन अ सेंस कि अपोजिशन नहीं नंबर पूरे कर पाती, PTI जीत जाती है, तो क्या इमरान खान साहब के बकौल इस तरह से मैं 3 विकेटें भी गिराऊंगा और ना सिर्फ अदम एतमाद की तरीक को फेल करूंगा, बल्कि 2023 का इलेक्शन भी मैं एक तरह से अभी ही जीत लूंगा, इनको बाहर कर दूंगा 23 के इलेक्शन की दौड़ से भी? सर, इसमें कितनी सदाकत है? ठीक है सर। वो अवाम पे छोड़ दो, इसको कौन कहता है? लेकिन अदम एतमाद लूज करना सर क्या हिट कर सकता है ये अपोजिशन को? नुकसान हो सकता है जी? देखिए, हमने ज़ियाउल हक का मुकाबला नहीं किया था। बिल्कुल किया था सर। हमने MRD नहीं चलाई थी। ठीक है। हमने मुशर्रफ का मुकाबला नहीं किया। किया था कि नहीं किया था? हेलो। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी। क्यों चुप हो गए थे? नहीं सर, मैं आपकी बातों में जरा आपको पता है बड़े ध्यान से सुन रहा होता हूँ। कोई गलती तो नहीं करती? नहीं सर, आपने क्या गलती की है सर? बिल्कुल, मैं खादिम हूँ आपका, सुन रहे हैं सर आपको, पूरी नेशन सुन रही है। जब मुशर्रफ का मुकाबला कर सकते हैं, ज़ियाउल हक का मुकाबला कर सकते हैं, बिल्कुल ताकत पे हम भरोसा करते हैं, तो हम नहीं मुकाबला करेंगे। ठीक है, ठीक हो। और हम खुद कह रहे हैं ना, आप घुमा फिरा के क्या अभी क्या सबूत चाहिए? अभी तक उसने इजलास नहीं बुलाया, तो सीधा सीधी बात है ना। सीधी बात है कि उन्होंने कह दिया है, शिकस्त मान ली है। ठीक है, शिकस्त उन्होंने मान ली है। इसलिए मेरी सजेशन होगी कि बजाय इसके कि ये सारा एक्सरसाइज हो और लोग आए आपके खिलाफ वोट दें, आपकी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करें। ठीक है, बेहतर यही है कि अगर अलाइव भी आपके साथ नहीं है तो आप आराम से इस्तीफा दो और चले जाओ। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिरी सवाल भी होगा मेरा आपसे, काफी वक्त भी मैंने आपका ले लिया। क्या हुकूमत, अभी आपकी नून से भी एक तो रवाबित चल रहे हैं, थोड़ा वही बता दीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, उस पर जरा एक तो गुफ्तगू कर लीजिएगा। दूसरा सर, क्या इमरान खान साहब के चले जाने से या PTI के चले जाने से मुल्क ठीक हो जाएगा सर? सारे मसाइल हल हो जाएंगे? एक ये भी तो तासुर दिया जा रहा है ना अपोजिशन की तरफ से कि उनके जाने से सब ठीक हो जाएगा। बता देता हूँ, कंपेरिजन करो। हाँ, इमरान खान की हुकूमत में क्या क्या खराबियां हुई जी, और ये PMLN के दौर में क्यों नहीं हुई? ठीक है, या पीपुल्स पार्टी के दौर में क्यों नहीं हुई? ठीक है, वो तो कहते हैं मेरा 3 साल बेस्ट है, आप टीवी पे वो करवा ले, मनाजरे करवा ले और सब करवा ले। आज ही बोला, पूछ लो ना, आवाम से पूछ लो ना। आवाम से पूछ लो ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों खुदकुशियां कर रहे हैं, वो अपने बच्चे बेचने पर क्यों आए हैं?
वेरी ट्रू। स्टेट जो होती है वो आवाम के लिए होती है या उसके घर और उसकी बावर्ची खाने के लिए होती है? उसकी किचन चलाने के लिए नहीं होती स्टेट। इमरान खान साहब का आई थिंक शुरू से इंपॉर्टेंस थी ही नहीं, उनका प्रायोरिटी नहीं थी गुर्बत वगैरह, करप्शन आई थिंक वो डिफेंड करने के लिए आए थे और लोगों को सजा देने के लिए आए थे, बकौल उनके। करप्शन करने के आए तो फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल या दूसरी ट्रांसपेरेंसी, हाँ उसमें भी हमारी ग्रेडिंग, जी 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 जी, वेरी ट्रू, हमारी ग्रेडिंग कम हुई है, क्या हुआ है? बिल्कुल सर, गिरी है, बिल्कुल सर। ज्यादा करप्ट कहलाए हैं हम या नहीं कहलाए? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बोलो ना सर। हम तो कहते हैं तो तुम कहते हो ये तासुब के मारे हुए हैं इसलिए हम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमारे के हुक्म पे तो नहीं चलती। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर क्या बड़ी वजूहत आपको नजर आती? किस चीज की? सर अभी पीटीआई की हुकूमत के बारे में आप बता रहे थे। हीजान उन्होंने पैदा किया है ना, हीजान, ठीक है, अवाम पर ताबड़तोड़ हमले जो किए हैं, अवाम पर जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कम से कम उससे अवाम को जान छूट जाएगी ये हुकूमत जाने से। ओके, इत्मीनान होगा, कुछ थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी फ्रेश एयर आएगी। ठीक है। इसने गंदा कर दिया है माहौल को, इसने गंदा कर दिया है माहौल को, सफोकेशन हो रही है। उस सफोकेशन की वजह से अवाम बेजार हैं, अपना इजहार कर रहे हैं, अपनी उस नाराजगी का इजहार हो रहा है। उन्होंने जबकि ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है कि आप लोगों ने ये सब, ये लॉन्ग मार्च और तमाम तर सिलसिला शुरू किया, अवाम भूल गई है सब्जियों के रेट और उनको वो फिक्र छोड़ दिया अवाम ने, आप लोगों की तरफ ध्यान आ गया, अवाम का ध्यान हट गया असल मसले से। इस बात का भी शुक्रिया अदा किया है। क्या ख्याल नहीं आया कि तुम्हें किसी ने रोका है सब्जियों के रेट के लिए? तुम चिड़ खाते हो, मैं तो टमाटर और आलू के रेट ठीक करने के लिए थोड़ी आया हूँ, ये कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कहा, टमाटर आलू प्रायोरिटी कभी भी नहीं। गरीब आदमी, गरीब आदमी, जी सर, गरीब आदमी खाता है टमाटर, हो नहीं तो ऑनलाइन बहुत केटरिंग होती है। लेकिन सर उन्होंने बड़ा क्लियर अल्फाज में पीपल्स पार्टी का नाम लेकर कहा है कि अगर आप मेरे दौर को, नून को हटा दें बीच में से और पीपल्स पार्टी के दौर को कंपेयर करें तो महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा थी। इस पे बहस करने को भी तैयार है। लोग निकले तो नहीं, अभी तक तो नहीं निकले। ये जमात था ना, ये इस वक्त भी जमात थी ना, ये पीटीआई। उस वक्त क्या पीटीआई जमात नहीं थी? उसको किसी ने रोका था कि अवाम को सड़कों पे लाने से? वही राइट सर, वही राइट सर। उसको किसी ने कहा था कि जी तुम चुप करके बैठो, क्योंकि तो बोलने के लिए कुछ था नहीं उनके पास। उसको किसने कहा था कि जी इलेक्शन का बाइकआउट करो? 2008 वाली इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया था? वही ट्रू सर। पहले मेरा पॉइंट तो ये है। जी सर, वही ट्रू सर। मेरा पॉइंट ये है कि तुम अगर सियासी पार्टी अपने आप को कहलाते हो और वोट में बिलीव करते हो तो 2008 की इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया? ठीक है, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू है सर, बिल्कुल ट्रू है सर। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे गुफ्तगू होती है, माशाल्लाह बड़े ओपन अल्फाज में और बड़े क्लैरिटी के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑफ कोर्स जितनी भी जमातें इसमें कॉन्टेस्ट कर रही हैं, मुल्क की ऑफ कोर्स बका के लिए वो काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो अल्लाह ताला उसको फतह नसीब करे। यकीनी तौर पर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल उमूर के हवाले से, कुछ कोर कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। कहीं बजाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे सबसे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ ने गुफ्तगू फरमाई और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पे बात की गई, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है वो दो ऐसे नुकात हैं जिस पे बात मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अहम है और करना जरूरी है। सबसे पहले भारत के हवाले से कि भारत का जो मिसाइल तजर्बा था, जो नाकाम तजर्बा था और जो उन्होंने खैर एक्सेप्ट भी किया है क्योंकि नाअहली है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इसके ऊपर तशवीर का इजहार किया और ये भी कहा जी कि ये एक किसी संगीन हादसे का सबब बन सकता था। अब इसको आगे कैसे परसू किया जाएगा, बैनुल अक़वामी भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, खासतौर पर यूएन से भी ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इसकी प्रॉपर जांच पड़ताल करें कि आखिर ये मसला क्यों हुआ। इसके साथ साथ दूसरी तरफ OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से, खासतौर पे 23 मार्च के परेड के हवाले से सिक्योरिटी पहलुओं को भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि कुछ हालिया अभी आजकल में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे सिक्योरिटी के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसको बड़ी खूबसूरती से इसमें सराहा भी गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी से उन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया और दुश्मनों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया। इसी के साथ साथ जो दूसरा अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हुमा बकाई साहबा ने ज्वाइन कर लिया, मैं चाहूंगा कि उनसे गुफ्तगू करूं, उसी के साथ साथ ये आज का टॉपिक भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हुमा बकाई साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। हुमा साहिबा बहुत शुक्रिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ऑन द शो। हुमा साहिबा, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बाजवा साहब फरमा रहे थे, पहले जरा इस पे एक दो सवाल हैं, उसके बाद इंटरनेशनल जरा यूक्रेन के हवाले से बात करते हैं, वहां की सूरत हाल के हवाले से भी। इंडिया का एक मिसाइल फ्लॉप तजर्बा कह लें या फिर उनकी नाअहली कह लें, जिस तरह से भी, या वो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, लेकिन एक धमाका तो नहीं हो सका, लेकिन एक वो पूरा एक वॉरेट के बगैर एक मिसाइल हम तक पहुंचा, यहाँ वो गिरा और पूरी एक सूरत हाल हुई। उसके ऊपर उन्होंने हमसे माफी भी एक तरह से मांगी और कहा जी कि हम पूरी तहकीकात करेंगे। लेकिन आर्मी अब तक इससे मेरे ख्याल में उनके जवाब से सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही है। बाजवा साहब ने कहा है कि हम इसको मजीद आगे लेकर जाएंगे और इससे मजीद संगीन हादसा भी हो सकता था। तो आप जरा बताइएगा कि क्या देखती हैं आप, ये जो पूरी सूरत हाल थी मिसाइल वाली, ये इंटेंशनल थी अनइंटेंशनल थी, फिर हम इसको कैसे परसू कर सकते हैं इंटरनेशनली, हम कहां कहां प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं मैम? इंटेंशनल थी चाहे अनइंटेंशनल थी, इंतहाई खतरनाक थी। राइट राइट। और उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, वो जी। उस पर चुप करके बैठे रहे। फिर उन्होंने झूठ बोला कि जी हमने इन्फॉर्म कर दिया था आईएसपीआर को, इन्फॉर्म नहीं किया आईएसपीआर ने डिनाई किया कि कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। और उसके बाद बादल नखवास्ता डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इसकी क्या किस किस्म की रिpercussions हो सकती है, क्योंकि अगर ये गलती थी तो फिर इंडिया को शर्म आनी चाहिए अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर, नाअहली है अगर ये गलती। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने तो बड़ा सियासी तदब्बुर का इजहार किया है, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, हम बहुत तदब्बुर के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह वाज़ेह है कि इसको तो लाइटली नहीं निकाला गुजरने देना जा सकता। मेरी जितनी लोगों से बात हुई है वो सब कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है कि इंडिया ने जो फर्स्ट यूज का पैराडाइम था वो तो इंडिया टेस्ट कर गया है फर्स्ट यूज इन सम वेज। ओके ओके। और मेरा यूनाइटेड नेशन से फॉरेन मिनिस्टर साहब ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और अमेरिका से जब बात की तो उन्होंने कोशिश की इसको इवेट करने की, लेकिन और चीन ने इसके ऊपर मेरे ख्याल में तशवीश का इजहार किया है चीन की तरफ से। तशवीश का कोई इजहार नहीं किया जी, उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने माफी तो मांग ली है और इसको बाहमी तौर पर आप लोग एड्रेस करें। देखिए पाकिस्तान आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मोदी से बहुत बड़ा है इंडिया। ओके। और अगर इंडिया में सैनिटी रिटर्न करती है और वहां के हालात बेहतर होते हैं तो हम इंडिया से बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन हमने इनका बालाकोट का झूठ भी दुनिया को दिखा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान को तमाम फोरम्स पे इसको हाईलाइट भी करने की जरूरत है। एक मिनट को सोचो आसिफ कि ये रिवर्स होता, अगर पाकिस्तान का वहां गिर गया होता तो फिर एक क्या वावेला मच चुका होता, ये झाग निकल रहा होता इन लोगों के मुंह से, इंडिया के मुंह से इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे कबूतरों पर तो ये बेचारे परेशान हो जाते। तो अगर सच का मिसाइल गिर जाता तो उनका क्या हशर होता। सो आई थिंक इंडिया इट्स ऑन बैक फुट। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। पाकिस्तान शुड मेक श्योर कि वो इसको बिल्कुल आखिर तक ले जाए। चाइना और अमेरिका ने दोनों ने इस वक्त कहा है कि हम बात करें, हम बातचीत करने को तैयार हैं अगर इंडिया में सैनिटी है। राइट मैम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वक्त भी कम है। मैं बात करना चाहूंगा आपसे इंटरनेशनल उमूर के हवाले से। जो कीव है, दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, वो फिलहाल कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको कर्फ्यू लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया। गोलाबारी जारी है, 2 लोग वहां पे मेरे ख्याल में हलाक भी हो गए हैं। एयरपोर्ट की भी एक रनवे वो भी तबाह कर दी गई है। तो ये सूरत हाल को आप कहां जाते देखती हैं मैम? फिर दूसरी तरफ अमेरिका ने भी दबे लफ्जों में तो नहीं बल्कि मेरे ख्याल में खुली तरह से एक तरह से चाइना को कह दिया है कि आप सपोर्ट करेंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आ गया चाइना को। कैसे देख रही हैं आप सूरत हाल? The ball is firmly in the Chinese court, क्योंकि जो हैस हैं उन्होंने ये कहा कि रशिया ने चाइना से मदद मांगी है, उसको रशिया ने डिनाई किया। और फिर रोम में जो मुलाकात हुई उसमें रशिया ने से बिल्कुल चाइना से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि जी आप मिलिटरीली इनको सपोर्ट ना करें। अब देखना यह है कि इस पूरी सूरत हाल में चाइना क्या स्टांस लेता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं जो चाइनीज मीडिया में आ रही हैं, क्योंकि रशियन मीडिया तो ब्लॉक हुआ हुआ है। और वो ये है कि केमिकल वेपन्स की जो लैब्स थी हथियारों की, वो यूक्रेन में फंक्शनल थी। और अब ये हो रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर लगा कीव में। तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट ब्लेम गेम है। कैजुअलिटी, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। लेकिन इसको आलमी जंग ना बनने दिया जाए तो सबको जिम्मेदारी करनी है, और आपको रशिया को भी फेस सेविंग देनी है, उसको एग्जिट स्ट्रैटेजी देनी है। रशिया इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, जो रेजिस्टेंस आई है यूक्रेन से वो एक्सपेक्ट
नहीं थी, ठीक है। लेकिन रशिया बगैर कुछ लिए बैक ऑफ नहीं करेगा। नहीं तो करेगा बैक ऑफ। सेविंग्स क्रिएट करनी है अच्छा, सिचुएशन। क्या यहाँ पे भी पाकिस्तान का कोई रोल होगा? हमें भी कहीं कोई अपना स्टैंड लेना पड़ेगा? हमसे भी कुछ रिक्वेस्ट, इमरान खान साहब ने कहा था जी, हमसे भी कहा गया है इसको कंडेम करने के लिए। सो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए जी, पाकिस्तान की बार बार हम क्यों बात करते हैं? इंडिया ने कंडेम कर दिया रशिया को? नहीं। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। जबकि बांग्लादेश ने रशिया से उनके बहुत अच्छे तो ताल्लुकात। हाँ। बांग्लादेश, साउथ एशिया में पाकिस्तान ने तो फिर भी न्यूट्रल स्टांस लिया है जी। इंडिया अपनी पूरी जो उनकी कन्वर्जेंस है वो रखे हुए है रशिया के साथ, Right. और उनकी आर्म्स की डिपेंडेंस इतनी हाई है कि अगर वो अपने आप को वीन ऑफ भी करें तो उनको बहुत वक्त लगेगा। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मिडिल पावर भी बहुत मुश्किल से है। Right, पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी का स्टांस रखे और पाकिस्तान अपना जियो इकोनॉमिक थ्रस्ट का भी फोकस रखे, Right, एंड वी शुड फॉलो द लार्जर कंट्री इन द रीजन, चाइना। ट्रू ट्रू। हमें आई थिंक चाइना के साथ रहना पर बहुत शुक्रिया। हाँ, we should keep our focus there। ना हमारा कंडेम करने से रशिया रुक जाएगा और ना इसका नुकसान हो सकता है। राइट मैम, राइट। हुमा बकाई साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरती से आपने इंटरनेशनल सूरत हाल की वजाहत भी दी और समझाने की कोशिश भी की है। यकीनी तौर पे हमें जनरल साहब ने ज्वाइन किया है, अमजद शुएब साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, सबसे पहले तो जरा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कीजिएगा। हुमा बकाई साहब अभी बात कर रही थी, मैं आपके रिव्यूज लाजमी लेना चाहूंगा। सर, कितना डेंजरस था ये जो मिसाइल गिरा पाकिस्तान में आकर? अब हम इसको किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर सकते हैं? अगर हुमा बकाई साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी, अगर यही हमारा एक मिसाइल का खोल या मिसाइल इंडिया में गिरा होता तो अब तक वावेला मच चुका होता, जितना वावेला अब तक हमने यहाँ नहीं मचाया है। सिचुएशन कहीं वर्स्ट है जो हमें मजीद इसको प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना होगा। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? देखिए सर, यही नुक्ता हमने उठाया है सर, और खदशात इसमें बहुत सारे हैं जी। सीरियसनेस जो हम जो इसके बता रहे हैं कि हमारा मिसाइल अगर उधर गिरा होता है, बिल्कुल वो तो हमारी तो कुछ छोटी सी भी बात पकड़ ले तो वो आपको पता है कि वही वो कबूतर की मिसाल है ना। हाँ, तो वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें तो बहुत सीरियस नताइज इसका मसला है। देखिए, ये कहना कि वाकई ये कोई टेक्निकल गलती हुई, इस पे पूरी तरह यकीन तब किया जा सकता है अगर वाकई कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कोशिश करे कि ये वाकई ये हुआ। सर, पॉसिबल होता है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान इंडिया में? वो ये है कि आरएसएस का वहाँ पे राज है, जिसकी वजह से रोग एलिमेंट्स उनमें, उनकी सर्विसेज में भी हैं, उनकी जुडिशरी में भी हैं। मतलब सर्विसेज से मेरी मुराद उनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये जो हिंदुत्व का किस्सा चला है उसने बड़े सारे खतरात पैदा कर दिए हैं। अब न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों, और वहाँ पे यूरेनियम थ्योरी के केसेस भी बड़े हुए हैं, बहुत होती रहती, वहाँ पे ये रूटीन ही बन गई है। तो इन हालात में डर रहता है कि अगर ये इतना ही वहाँ पे कंट्रोल उनके लूज हैं और उनके सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना पक्का नहीं है, तो कल को तो हादसाती तौर पे भी अगर कहा जाए तब भी हम मार खा सकते हैं। ठीक है। और अगर इस पे थोड़ा सूझबूझ से काम न लिया जाता और पाकिस्तान से कोई जवाबी कार्रवाई हो जाती तो आप सोचिए कि एक जंग खुल जाती। यहाँ पे हमने बड़ा मैच्योर रिएक्ट किया है, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज रेडी। हाँ, तो यहाँ पे तो इसमें खतरात ही खतरात हैं, और न्यूक्लियर पावर जो है उनमें तो ये चीज कभी सुनी नहीं कि कोई जाती तौर पे निकल गया और जाके मुल्क है। जैसे आपको क्या लग रहा है सर, जाती तौर पे इंटेंशनल था या नाअहली भी कंसिडर होगी? आपको जाती तौर पे? मेरा ख्याल है इंटेंशनल है। इंटेंशनल है, मे बी जस्ट टू चेक आवर रिएक्शन और टाइम कि हम कितने केपेबल हैं रिएक्ट करने में। उसमें हमें इस हाइपोथेसिस पे काम करना चाहिए कि एक इंटेंशनल काम किया गया ताकि एक तो आपके सिस्टम्स का चेक हो जाए कि कितने इफेक्टिव हैं, और इसी तरह आपका रिएक्शन वगैरह देख लिया जाए। अब रिएक्शन जो है इस स्टेज के ऊपर अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल रिएक्शन या हमारे फॉरेन ऑफिस वगैरह का वो तो काफी शदीद है, जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर लेट्स से मिलिट्री रिएक्शन भी होता तो बड़ी सूरत हाल खराब हो सकती थी। अब मिलिट्री रिएक्शन का किस्सा ये है कि जब अमन का जमाना होता है या आपकी कोई मुखासमत किसी के साथ चल नहीं रही, लगता है कि जंग होने वाली नहीं है, और आप अमन की दुनिया में रह रहे हैं,
तो फिर ये आपके वेपन्स तो ये डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन इनका कंट्रोल जो है वो मैनुअल होता है, या मकसद आप खुद उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर जंग हो जाती है तो फिर ये सारा कुछ ऑटोमेटिक भी होता है। और अगर कोई आपके रेडार ट्रैक करते हैं कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है, तो उस मिसाइल को हवा में तबाह करने के लिए वो रेडार खुद ही ऑर्डर दे देते हैं अपने सिस्टम को, जहाँ से वो आपके मिसाइल जो है वो टेक ऑफ कर जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस स्टेज के ऊपर तो हमारे वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुए थे कि हमने उनको करना था, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हो भी जाते तो आप सोचिए कि कितना नुकसान हो सकता था। कम से कम 4 फ्लाइट्स उस वक्त बेशक ही कोई एयरलाइन से टकरा सकता था। एयरलाइन थी 4, उनकी फ्लाइट जा रही थी। फिर उसके साथ साथ ये है कि अगर ये मिसाइल जाके दूसरी साइड पे गिरते हैं तो तबाही भी हो सकती है, हमारे यहाँ भी नुकसान हो सकता था जानी। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसा काम किया जो इंतहाई काबिल एतराज है, गैर जिम्मेदाराना। तो इसके ऊपर जितना भी गैर जिम्मेदाराना है, जितना भी इसके ऊपर तहकीकात की जाएं, इसका जब तक पूरी तरह यकीन न हो जाए कि आइंदा के लिए ये चीजें नहीं होंगी और भारत ने अपने सिस्टम को वाकई फूल प्रूफ बना लिया है, तो उस वक्त तक ये किस्सा छोड़ा नहीं जा सकता है। अब हमारे वजीर खारजा ने बात की है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी, बात चल, ये हाईएस्ट फोरम है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमें P5 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको भी हमें इस चीज के ऊपर आगाह करना चाहिए। चाइना पहले ही इस पे आगाह, चूंकि चाइना के अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया, अमेरिका को भी किया है। चाइना के बॉर्डर्स मिलते हैं। अब चाइना लाजमन इस चीज को सीरियसली लेता है इस वजह से कि ये मिसाइल उनकी तरफ भी जा सकता है, लिहाजा उन्होंने तो आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि इसकी जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और बाकी मुल्कों में भी आप रशिया ले लें, फ्रांस और बरतानिया वगैरह, हमें इनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। वो किस हद तक इस मामले में सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का तो आपने देखा कि उन्होंने लातलकी सी दिखाई है, वो लाजमन नाराज होंगे कि हमने उनका माना नहीं कहना जब उन्होंने कहा कि रशिया को करें, आप कंडेम करें, हमने नहीं किया। वो तो भारत ने भी नहीं किया, चले खैर हमने उनका कहना नहीं माना, ये बात वैलिड। लेकिन भारत के साथ तो मुफादात भी है ना। ठीक है, भारत इत्तेहादी भी है, मुफादात भी है, आगे चाइना के सामने खड़ा करना चाहते हैं। अब सर सेकंड मेरा जो टॉपिक है वो यही है, इसी भी मैं आपसे बल्कि एंड भी करूंगा प्रोग्राम का, आपसे राय लेना चाहूंगा। अभी आपकी जो खासतौर पर नॉलेज में होगा, जो करंट सूरत हाल है, दोबारा से बमबारी शुरू हो गई है, दारुल हुकूमत कीव जो है यूक्रेन का, उसको उसमें कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, रनवे तबाह हो चुका है, बिल्डिंग्स में भी शेलिंग हुई है, 2 लोग हलाक भी हो गए। सर इस सूरत हाल को कहाँ जाता देख रहे हैं? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आज सामने आया वो ये था कि अमेरिका ने चाइना को अल्फाज पहुंचा दिए, चाइना तक ये एक के जी अगर आपने एक्शन जो भी रशिया के साथ उनका ताल्लुक है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो ताल्लुक खत्म नहीं किया, तो इसके नताइज आपको भुगतने होंगे, एंड दैट कुड बी सीरियस। कैसे देखते हैं सर आप इस सूरत हाल को? देखिए, दोनों पॉइंट में एड्रेस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि रशिया या पुतिन का ये डिजाइन नहीं था कि वो बड़ा जल्दी यूक्रेन पे कब्जा कर ले। वो कीव को आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को रखना चाहेंगे ताकि इसी गवर्नमेंट से वो मुआहदा करें जो वो अपने मतलब का करना चाहते हैं। उन्होंने शराइत इस हुकूमत को दी हुई है, इस हुकूमत ने शराइत मान ली हैं, वाज़ेह स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दी है कि हम नेटो में नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो डॉन बास्को वगैरह के इलाके हैं उनकी आज़ादी तस्लीम की, लेकिन इसका मुज़ाकरा चल रहे हैं, इसको फॉर्मलाइज करना होगा। अगर ये चीजें फॉर्मलाइज हो जाती हैं तसल्लीबख्श तरीके से, तो रशिया जो है वो जंग बंदी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन इसमें हुआ ये है कि उन्होंने नेटो को नंगा कर दिया। नेटो जो है वो किसी की मदद को आ नहीं सका। अब मुल्क जो उनके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो बड़ी कूद रही थी कि हमें नेटो के साथ जाना चाहिए, जिसमें वो भी अब मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे, वो अब कानों को हाथ लगाएंगे, वो कहेंगे जी तब रशिया से ठीक रखना चाहिए क्योंकि नेटो तो आता कोई नहीं, करता कुछ नहीं आपके लिए। तो एक तो ये इनका आइंदा के लिए रास्ता साफ हो गया। वेरी ट्रू। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत हद तक मामला, अब चाइना का जहाँ तक आप कह रहे हैं, चाइना इनकी धमकी में नहीं आएगा। चाइना बड़ा एक उसने अपने लिए एक सेफ रास्ता रखा हुआ है, और यही वो चीज है जो आइंदा आप देखेंगे कि इनकी सैंक्शंस का बेड़ा गर्क करेगी कि चाइना रशिया मिल के नया मालियाती सिस्टम लाने का करेंगे। आज खबरों में है कि सऊदी अरेबिया ने चाइना से कहा है कि डॉलर की बजाय वो युआन में उनसे पेमेंट्स लेने के लिए तैयार है। चाइना जितना भी तेल लेगा वो युआन में पेमेंट दे देंगे।
तो इस तरह अगर डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाती है या हाँ। कम हो जाती है हाँ। तो अमेरिका के सैंक्शन बेकार होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका एक अपनी एरोगेंस की वजह से और वो बददिमागी और जो कहते हैं कि तकब्बर, उसमें वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल अमेरिकियों को नुकसान होगा ये ठीक है। सैंक्शन से। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान ने ठीक किया अमेरिका का कहना ना मान के जब कंडेम करने के लिए कहा गया है इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो उनके मीडिया ने बड़ी चलाई है? जी। हमने कोई ये तो नहीं कहा हाँ। कि जनाब रशिया अच्छा कर रहा है, हमने ठीक है। कहा जी कि उनको ये मामला ठीक करना चाहिए ठीक है। बातचीत के जरिए, हम्म। लेकिन हम कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि कंडेम करना तो फिर अमेरिका भी सारे उन लोगों को कंडेम करे, जी। भारत वगैरह को जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन करते हैं। जी जी राइट सर। अमजद साहब बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगता है आपसे गुफ्तगू करके, इन डेप्थ डिस्कशन हुई। लेट्स सी कि सूरत हाल कहाँ तक जाती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।